महंगाई अपने चरम पर है, भुखमरी अपनी चरम पर है, और वो दावा करते हैं कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। अपनी जनता को वो 2 वक्त का खाना तो खिला नहीं पा रहे और दावा करते हैं कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे। हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। हर भाषा, हर धर्म, हर जाति, हर प्रकार के लोग इस भारत में समाये हुए हैं। आप जानते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में जितनी प्राकृतिक विविधता है, उतनी प्राकृतिक भौगोलिक विविधता दुनिया के बहुत सारे देशों में भी नहीं देखने को मिलती है आपको, जितनी की भारत में देखने को मिल जाती है। आप ये जान लो कि जो भाषा, आपकी भाषा, आपका भोजन, आपका पहनावा, ये सब आपके किस पर निर्भर करता है? आपके भूगोल पर। जैसा भूगोल होता है वैसी ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछा कि कोई कहता है कि इधर के एरिया में मीट क्यों कंज्यूम करा जाता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ वेजिटेशन कम है भाई, क्योंकि ये सर्दीले क्षेत्र है और यहाँ पर मीट आसानी से प्राप्त है। आपको पता है खेती उतने अच्छे से नहीं होती, समझ में बात। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं वैसे तो, पर यहाँ पर मीट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, खेती के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्यों मीट कंज्यूम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आसानी से क्या प्राप्त है? मछली। तो लोग मछली खा रहे हैं किसके साथ? चावल के साथ दबा के। ठीक, तो हमने समझ लिया है क्षेत्रीय आकांक्षाओं, क्षेत्र और राष्ट्र के बीच के संबंध को हमने समझ लिया, तनावों को भी समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं उन्हीं तनावों में से सबसे पहले तनाव को समझने, जो इस देश की आजादी के साथ ही स्टार्ट हुआ है, जो इस देश की आजादी के साथ ही स्टार्ट हुआ है। आप सब जानते हैं वो कौन सा तनाव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो तनाव है जम्मू एवं कश्मीर का तनाव। आप जानते हैं कि जिस दिन ये देश आजाद हुआ उसी दिन से पहला तनाव अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो वह है जम्मू कश्मीर का तनाव। जम्मू कश्मीर का तनाव भारत की राजनीति का सबसे पुराना तनाव है और आज भी बना हुआ है। आज जम्मू कश्मीर को हमने राज्य की जगह एक केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। और ये कब हुआ है? डेट बताओ मुझे, कब हुआ? धारा 370 को हमने कब समाप्त किया? 5 अगस्त 2019। ठीक है, पेपर में आ सकता है 1 नंबर के प्रश्न के रूप में कि आज वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। तो वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है वो? एक केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आएगा? चल रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से लेकर आज तक की स्थिति को समझने चल रहे हैं। आज तक जम्मू कश्मीर की भारत में क्या स्थिति है, हम चल रहे हैं उसी स्थिति को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। भारत की आजादी से लेकर आज तक की स्थिति को चल रहे हैं हम अपनी किताब के माध्यम से समझने। और ये धारा 370 क्या है, इसको भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। क्यों धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया था? क्या था ये धारा 370 और इसके हटने से क्या बदल गया है जम्मू कश्मीर में? ये सब विषयों को हम चल रहे हैं विस्तार पूर्वक समझने। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। आइए प्रारंभ करते हैं। आपने जम्मू एवं कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई और कई परिवारों का विस्थापन हुआ। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बहुत से आयाम हैं। ये जो क्षेत्र है भारत का, इसे भारत का क्या कहा जाता है? सिर का ताज कहा जाता है। ये भारत का सिर का ताज है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद है। सबसे बड़ा विवाद आप जानते हैं, आधा कश्मीर हमारे पास है, आधा कश्मीर उनके पास है। आधा कश्मीर हमारे पास है तो आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। और हम उसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हम उसे कहते हैं। ठीक है। और जो चीन वाला, चीन वो लद्दाख का एरिया है, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अक्साई चीन। समझ में आई बात? तो आगे सुनिएगा ध्यान से। तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत के अंदर ही अपने आप में एक तनावग्रस्त एरिया रहा है। अब थोड़ी बहुत चीजें बदल रही हैं समय के साथ। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। जम्मू एवं कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से? जम्मू अलग है, कश्मीर और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र हैं। ये 3 क्षेत्र हैं। जम्मू अलग क्षेत्र है, कश्मीर अलग क्षेत्र है और लद्दाख अलग क्षेत्र है। समझ रहे बात? जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था जम्मू और कश्मीर। समझ में? उसमें लद्दाख का नाम नहीं आता था। अब हमने उसको सेपरेट करके एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया है। ठीक। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। अंडरलाइन कर रहे हैं इन बातों को। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। बहरहाल कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है। मतलब वहां पर मैदान भी है और पहाड़ भी है, मिश्रण है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहां बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। तो लद्दाख पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और वहां पर सिर्फ 2 धर्म के लोग रहते हैं। कौन? बौद्ध और मुस्लिम। लेकिन जम्मू में कौन रहता है? जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से कश्मीरी वहां की प्रमुख भाषा है और मुसलमान बहुसंख्यक है, पर हिंदू भी है और सिख भी है। मतलब वहां पर आपको भारत देखने को मिल जाएगा। कह सकते हैं कि आपको वहां पर सारे धर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। इसके साथ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो कश्मीर है ना, कश्मीर के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति बहुत प्रेम है। अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ही ज्यादा। वो अपने आप को पहले कश्मीरी मानते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को मुसलमान, हिंदू, कुछ और मानते हैं। पहले वो अपने आप को कश्मीरी मानते हैं। पहली पहचान उनकी कश्मीरी है, फिर उसके बाद दूसरी अपनी पहचान वो मानते हैं। तो वो मानते हैं कि उनको ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, उनके ऊपर शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए। वो ये मानते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और उन पर रूल करे, जो कि गलत भी नहीं लगता सोचे तो। लेकिन जब से इसमें पाकिस्तान का एंगल जुड़ा है ना, तो ये जो अब खुद पर खुद का शासन है ना, ये शांति से हटकर हिंसक हो गया था। मतलब इसमें हिंसा आ गई थी। अपनी बात को मनवाने के लिए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। कश्मीर का मुद्दा आज नहीं प्रारंभ हुआ है। कश्मीर का मुद्दा प्रारंभ होता है हरि सिंह की मैं बेवकूफी कहूंगा उसे, हरि सिंह साहब की बेवकूफी, राजा साहब की बेवकूफी। अगर राजा साहब सही समय पर भारत में विलय कर लेते तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन राजा साहब अलग ही ऐंठ में थे। बात ही अलग थी कि हम तो अलग रहेंगे, उनका ये मानना था। पर पाकिस्तान इस चाल में था कि यहां की जनता मुसलमान है, तो यहां की जनता, जब मैं आक्रमण करूंगा तो यहां की जनता हमारा पक्ष लेगी। मैंने आपको बताया ना, कश्मीर की जनता पहले अपने आप को मुसलमान नहीं, क्या मानती है? पहले कश्मीरी। तो इस कारण से
कश्मीर की जनता पाकिस्तान की सेना या कहिए जो उनके द्वारा हमला कराया गया होता है उसका समर्थन नहीं करती, और मजबूरन फिर राजा साहब को भारत की सेना से मदद मांगनी पड़ती है। और भारत जब मदद करने के लिए जाता है तो उनसे कहता है कि पहले आप ये स्वीकार करें कि आप भारत का अंग बनेंगे। फिर राजा साहब एक शर्त रख देते हैं, और वही शर्त है धारा 370। अभी पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको बहुत विस्तार से चीजें समझ में आएंगी, और ये धारा 370 में क्या चीजें थी वो भी आपको समझ में आ जाएगी। सुनना बहुत ध्यान से। समस्या की जड़ें कहां से स्टार्ट होती है, ये समस्या सुनेंगे और समझेंगे। क्या बज रहा है, फोन आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है साइलेंट कर दो। समस्या की जड़ें 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। सबको पता है भारत में ही पूरी राजशाही थी, ठीक है। आधा भारत अंग्रेजों के अधीन था और आधा भारत राजशाहियों के अधीन था। इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। अंडरलाइन कर लेना ये सारी बातें, शामिल होना नहीं चाहते थे, और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंधित है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। बहरहाल यहाँ के लोग स्थिति को अलग नजरिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले, कुछ और बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। इनको याद रखना, शेख अब्दुल्ला बाबू को और इनकी पार्टी को। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराज पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। कौन? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन रहा। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे, इनमें नेहरू भी शामिल थे। शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी। शेख अब्दुल्ला उस समय जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, और शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का विलय, कश्मीर का विलय पाकिस्तान में, वो कदापि नहीं चाहते थे। और वो चाहते थे कि राजा साहब गद्दी छोड़े और कश्मीर एक लोकतांत्रिक रास्ते पर चले। कश्मीर एक लोकतांत्रिक रास्ते पर चले, ये ध्यान रखना, शेख अब्दुल्ला बाबू को ध्यान रखना, ठीक है। और पंडित नेहरू की इनकी मित्रता को ध्यान रखना। उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग बने, नहीं चाहते थे, ना अम्बेडकर साहब चाहते थे। दोनों ही नहीं चाहते थे। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत का अंग बने, और जब बना तो वो धारा 370 नहीं चाहते थे। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। ये याद रखना, ये बातें आगे सुनना। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने, अंडरलाइन करते चलना, अक्टूबर 1947 में, अगस्त में हम आजाद हुए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराज भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले भारत सरकार ने महाराज से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। यही बात जम्मू कश्मीर की समस्या का सबसे बड़ा कारण बनती है। कौन सी वाली बात? ये वाली बात कि इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा, कि जनता यह तय करेगी कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहे या ना रहे। जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहे या ना रहे, यह तय करने का काम जम्मू कश्मीर की जनता करेगी।
लेकिन जब ये विलय हो जाता है, जब विलय हो जाता है और भारत इस मामले में यूएन चला जाता है, तो भारत फिर कभी जनमत संग्रह नहीं कराता। मैं ये स्वीकारता हूं, भारत कभी जनमत संग्रह नहीं कराता। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर जनमत संग्रह नहीं कराते, जनता से नहीं पूछते कि आपको भारत में रहना है या नहीं रहना। और शेख अब्दुल्ला को राजनीतिक सत्ता दे दी जाती है तो शेख अब्दुल्ला भी चुप हो जाते हैं। सुनना, इसीलिए वो धारा 370 लाई गई है, जिससे कि कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखा जा सके बिना जनमत संग्रह के, बिना जनमत संग्रह के। याद रखना ये। और मैंने आपको बताया भाई, किसी को भी जम्मू कश्मीर की जनता से कोई प्यार नहीं है, किसी को किसी भी जनता से प्यार नहीं होता। सबको प्यार होता है तो उस प्रकृति से और वहां के प्राकृतिक संसाधनों से। सबको प्राकृतिक संसाधनों से प्यार होता है। और आप सबको पता है कश्मीर जन्नत है। किसके मामले में? फसलों के मामले में। आपको पता है केसर कहां उगता है? कश्मीर में उगता है। सेब कहां उगता है? कश्मीर में। और पर्यटन की दृष्टिकोण से और भी ज्यादा। और हमारे बहुत बड़े धार्मिक स्थल भी हैं वहां पे। आपको पता है अमरनाथ कहां है? कश्मीर में ही है। अमरनाथ कहां है? कश्मीर में ही है। और आप शेरावाली माता, वैष्णो देवी भी वही है, जम्मू में है वो तो, है ना। ठीक है, आगे सुनना। तो जनमत संग्रह नहीं कर, यही कश्मीर की जनता के अंदर यही बात सबसे ज्यादा चुभ जाती है कि जब वादा किया तो कराया क्यों नहीं? हमसे क्यों नहीं पूछा? आप लोगों ने हमसे पूछना था ना, हमारा जीवन किसके हाथ में जाना चाहिए। सुनना, मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। सुन लो, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। सामान्य दर्जा दिया नेहरू जी ने अपने कि तुम वहां के प्रधानमंत्री कहलाओगे, तुम वहां के प्रधानमंत्री कहलाओगे। समझ लो आप बात को, कि जिससे कि आप शांत हो जाओ, ये प्रधानमंत्री की गोली खाओ और शांत हो जाओ, और फिर जनमत संग्रह की बात मत करो। तो शेख अब्दुल्ला बाबू ने भी कर लिया। सुनना, राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, तब। ठीक है, भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को थोड़ी अधिक स्वायत्तता देते हुए उसके लिए एक प्रावधान कर दिया गया और उसे संविधान में धारा 370 के रूप में लिख दिया गया। थोड़ी अधिक, हमारे और राज्यों से थोड़ी सी अधिक स्वायत्तता दे दी गई। क्या वो स्वायत्तताएं हैं, अभी हम आगे समझ लेंगे कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को किस प्रकार के अधिक अधिकार प्राप्त हैं भारत के अन्य राज्यों से। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको। बाहरी और आंतरिक विवाद, बाहरी भी समझेंगे और आंतरिक भी समझेंगे। उस समय से जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। अंडरलाइन करना, कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाया था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और कश्मीर, पाकिस्तान में तो ये चुनाव जीतने और हारने का सबसे बड़ा विषय होता है। कश्मीर पाकिस्तान में चुनाव हारने और जीतने का सबसे बड़ा विषय होता है, सबसे बड़ा विषय, कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कश्मीर, अब भारत के पास जो कश्मीर है वो भारत में मिला देंगे, ये विषय होता है। कहते हैं खाने के लिए उनके पास भूंगी भांग नहीं है, फिर भी गाते हैं कि कश्मीर हमारा है। अपने खुद की जनता को तो वो खिला नहीं पा रहे, 2 वक्त की रोटी। हमारे देश में
12 अंडों की कीमत के बराबर में वहां पर आटा बिक रहा है। आटे की कीमत 400-500 रुपए किलो है वहां पे, किलो के हिसाब। 12 अंडों की जितनी कीमत भारत में है उतने में वहां पे आटा बिक रहा है 1 किलो। तो आप कल्पना करो 12 अंडा कितने का आता होगा? 120। हाँ? 120 बोल रहा है भाई। बोला वो नहीं बोल कुछ भी हो, मतलब महंगाई अपने चरम पर है, भुखमरी अपनी चरम पर है, और वो दावा करते हैं कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। अपनी जनता को वो 2 वक्त का खाना तो खिला नहीं पा रहे और दावा करते हैं कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे। समझ रहे हो आप बात को? आगे सुनो। तो विवाद कश्मीर विवाद का सबसे बड़ा कारण एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की जनता में पिंच करता रहता है, पिंच। वही जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा रखा, उसी रास्ते से वो अपने टेररिस्टों को घुसाड़ता है और कश्मीर की जनता को पिंच करता रहता है कि छीनो इनसे, छीनो, तुम्हारे साथ ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं आज तक बता नहीं पाया है, पर गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये पिंच करेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। क्या है वो दर्जा? सुनना। धारा 370 एवं 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने पिछले वर्ष भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार में पढ़ा होगा। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है, अर्थात ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य का अपना संविधान है नहीं अब, ठीक है? राज्य का अपना संविधान था। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती थी। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते थे। इसका अपना खुद का झंडा था, इसका अपना खुद का संविधान था, और भारत के संविधान का हर प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। समझ में आई बात? जम्मू कश्मीर में हर प्रावधान लागू नहीं होता था। और क्या था? जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून लागू तब तक नहीं हो सकता था भारत की संसद में बना जब तक वहां की विधानसभा उसे सहमति ना दे। ये स्थिति थी। पर आज के टाइम पे ये कुछ भी नहीं, और ऐसा तब भी नहीं होता था, ऐसा तब भी नहीं होता। तो कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए थे कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वहां पर भी सब कुछ लागू हो जाता था, और ज्यादातर टाइम पे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन ही रहा है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर टाइम लोकतंत्र तो रहा ही नहीं, ज्यादा टाइम तक वहां पर राष्ट्रपति शासन ही रहा है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। सुनना, इस विशेष स्थिति से 2 विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों का एक समूह मानता है कि इस राज्य को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। भारत की जनता में 2 धड़े हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो ये धारा 370 के तहत बना था, अभी तक था, धड़े थे, अब तो खत्म हो गया क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। तो पहले ये धड़े थे कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो ये विशेष अधिकार दिए गए हैं, इस विशेष अधिकार के कारण जम्मू कश्मीर भारत में सही ढंग से मिल नहीं पाया है। जम्मू कश्मीर का भारत में सही ढंग से विलय नहीं हो पाया है। अगर भारत में इसका सही ढंग से विलय कराना है तो इसकी ये जो विशेष दर्जा है इसका, ये समाप्त करना पड़ेगा, तभी इसका सही ढंग से भारत में विलय हो पाएगा। अब हो गया है विलय, धारा 370 समाप्त हो गई है, चीजें बदल रही हैं। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं बदल रही है। हाँ ठीक है, क्या? हाँ ठीक है, मतलब बताया तो सुना नहीं? क्या था भाई? धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे जो भारत के और किसी अन्य राज्य के पास नहीं थे। पूरे भारत पर एक संविधान चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था। भारत का संविधान का हर प्रावधान वहां लागू नहीं होता था।
पर वैसे पूरे भारत पर भारत का संविधान लागू होता था। भारत की संसद में बना हुआ कानून जब तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पारित ना करे, अप्रूव ना करे, तब तक भारत की संसद में बना कोई भी कानून वहां लागू नहीं हो सकता था। ये थी धारा 370। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक झंडा था, समझ में आएगा? ये थी धारा 370। पता चल गया? थोड़ा ध्यान से सुनो इधर तो पता रहेगा। समझ में आई बात? लिख के आना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है? तो धारा 370 के समाप्त हो जाने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं आज के टाइम पर। अब उसके पास कोई विशेष दर्जा नहीं है, भारत के अन्य सामान्य राज्यों के समान वो भी अब एक सामान्य राज्य बन गया है। वो भी अब एक सामान्य सा राज्य बन गया है। कौन? जम्मू कश्मीर, ठीक। अब तो उसके राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया गया। अब वो क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, अर्थात नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय गृह मंत्री का उस पर संपूर्ण नियंत्रण है। समझ में आई बात? क्योंकि वहां पर कोई राज्य सरकार नहीं है, वहां पर पूरा का पूरा शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, ठीक है? तो उनके थ्रू पूरा शासन केंद्र सरकार ही करती है। दूसरा वर्ग क्या कहता है? पहले वर्ग का सुन लिया आपने, दूसरा वर्ग क्या कहता है? दूसरा वर्ग विश्वास करता है कि इतनी भर स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है, और लोग कहते हैं कि इनको और स्वायत्तता देनी चाहिए। कश्मीर के लोगों का ये कहना है। कश्मीरियों के एक वर्ग के 3 प्रमुख शिकायतें उठाई हैं। पहली यह कि भारत सरकार ने वादा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसे पूरा नहीं किया गया। पहले ही बता दिया मैंने ये तो आपको। यही सबसे बड़ा कारण है कश्मीर के लोगों में भारत के प्रति अविश्वास पैदा होने का। सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों के निकल जाने के बाद, स्थिति सामान्य होने के बाद हम जनमत संग्रह कराएंगे, जनता से पूछेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कराया। यही बात यहां लिखी है। धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। इसे स्वायत्तता की बहाली अथवा राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी। तीसरी शिकायत क्या है? तीसरी शिकायत यह है कि की जाती है कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं होता। जो कि सच है भाई, ये सच है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का पालन भारत के अन्य राज्यों में होता है उस प्रकार का वहां नहीं होता। वहां की सरकार अगर तनिक भी गलती कर देती है तो उसे बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन में लगा दिया जाता है। ये सच है और आज भी है। वहां पर जितनी सेना डिप्लॉयड है उतनी सेना भारत की किसी भी कोने में डिप्लॉयड नहीं है। मतलब जितनी सेना वहां पर है उतनी सेना कहीं पर भी नहीं है भारत में। एक ही उसी चीज ने अविश्वास को पैदा किया कश्मीर की जनता में, और वो क्या था? जनमत संग्रह का ना कराया जाना। और उसमें दोनों की गलती है, शेख अब्दुल्ला की भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी। वैसे कराया क्यों? मैंने बताया तो भाई, मैंने बताया तो। जनता से कौन पूछता है? जनता से कौन पूछता है? और मैंने आपको बताया अगर जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा जाए तो वो कभी भी किसी का भी अंग नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना उनके लिए धर्म से भी पहले क्या है? कश्मीरियत। उनका राज्य उनके लिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। उनको धर्म से ज्यादा कोई लगाव नहीं है। सबसे पहले लगाव उनको अपने क्षेत्र से है। वो क्षेत्रवादी लोग हैं ज्यादा। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं है? आगे सुनो। राजनीति कैसी रही है शुरू से लेकर आज तक की? 1948 से लेकर आज तक की राजनीति कैसी रही है जम्मू कश्मीर की, ये भी साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। अंडरलाइन करते चलना। उन्होंने इसके साथ साथ जन कल्याण की कुछ नीतियां भी लागू
कि इन सब से यहाँ की जनता को फायदा हो। बहरहाल कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के बीच केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते। इससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कई सालों तक उन्हें नजरबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुए विभिन्न चुनाव में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। शेख अब्दुल्ला के बाद कश्मीर में कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो कश्मीर में उतना पॉपुलर हो जितना शेख अब्दुल्ला। और उसके बाद जितने भी दलों ने कश्मीर में अपनी सरकार बनाई वो सब के सब केंद्र की समर्थन पे बना पाए, अर्थात कांग्रेस की समर्थन पर। बिना कांग्रेस के हाथ के वहां पर कोई भी अपनी सरकार नहीं बना पाया। समझ में आई बात? 1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। कमजोर हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के बिना कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की कमान उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। बहरहाल राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाली। समझ में आई बात? तो मतलब कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है ना वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रही, वहां स्टेबिलिटी नहीं रही। और ये जो स्टेबिलिटी नहीं थी इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था और कश्मीर पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियां करता रहता था। इस कारण से केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकारों पर भरोसा ही नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाई। और क्योंकि राज्य सरकारें फिर कॉपरेट नहीं करती थी सेंट्रल एजेंसियों के साथ, आर्मी के साथ, इसीलिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा वहां पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी जिससे कि आर्मी वहां पर सही से काम कर सके। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पर वहां कभी स्टेबल गवर्नमेंट होने ही नहीं दी जाती थी सेंट्रल के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहां स्टेट गवर्नमेंट में कोई स्टेबल गवर्नमेंट होने ही नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की कुत्ते वाली नजर लगी रहती थी कि एक बार बस मौका मिल जाए, एक बार बस मौका मिल जाए। ये वाला जो उसका रवैया था ना, उस चीज ने कश्मीर को उस प्रकार से उठने नहीं दिया जिस प्रकार से भारत के और अन्य राज्य उठे, क्योंकि वो हमेशा गिद्ध की नजर जमाए बैठा रहता था कि भारत वहां थोड़ी सी भारत सरकार की वहां पर पकड़ ढीली हो कि मैं उस पर हावी हो जाऊं। ये वाली जो थी ना उसकी, उसी चीज ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसी चीज ने। और मैंने आपको बताया कि कश्मीर की जनता में भारत के प्रति अविश्वास क्यों पैदा हुआ, मैंने आपको कारण बता दिया। वो ही था जिसने भारत के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता में अविश्वास को पैदा किया। समझ में आई बात? वो अविश्वास कभी, देखो एक बार विश्वास टूट जाता है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वही वाली बात है कि वो विश्वास जब एक बार टूटा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाया। अब जुड़ने का प्रयास कराया जा रहा है, जोड़ने का प्रयास कराया जा रहा है। देखते हैं कितना सफल होता है ये प्रयास।
ठीक है। और आज भी देख रहे हो आप पूरा का पूरा केंद्र सरकार का ही कंट्रोल है, जैसे कि वहां पर पूरी सेंट्रल की एजेंसियां अच्छे से काम कर सके। आपको पता होना चाहिए कि सीआईएसएफ पूरी तरीके से सीआईएसएफ का कंट्रोल है कश्मीर पर। चप्पे चप्पे पर, कश्मीर के कोने कोने पर सीआईएसएफ की बैंड्स खड़ी रहती हैं। सीआरपीएफ की पूरी बैंड्स खड़ी रहती हैं। पूरा छावनी में तब्दील है कश्मीर। परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना सीआईएसएफ की मर्जी के, सीआरपीएफ की मर्जी से। समझ में आई बात? परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है वहां पर, ये जान लो आप। आगे सुनो, कहां गए थे? केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया था। इससे कश्मीर में नाराजगी के भाव पैदा हुए। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते से राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी ने इस विश्वास को धक्का लगा। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। हमेशा मतलब वहां की जनता को कभी भारत सरकार पर उस प्रकार से भरोसा ही नहीं हो पाया, जो हकीकत है वो मैं बोल रहा हूं। वहां की जनता कभी भारत सरकार पर भरोसा नहीं कर पाई, और भारत सरकार ने भी उन्हें भरोसा करने का ज्यादा मौका दिया भी नहीं। भारत सरकार ने जब भी वहां की जनता ने सरकार चुनी, उस सरकार को ताश के पत्ते की तरह गिरा दिया, ताश के पत्ते की तरह गिरा दिया बार बार। तो इसीलिए ये सारे कारण हैं जिस कारण से जम्मू कश्मीर की जनता भारत पर कभी भरोसा नहीं कर पाई। भारत सरकार, भारत पर नहीं, भारत सरकार पर। समझ रही बात? इसीलिए, लेकिन हाँ ये भी सच है कि भारत के पर्यटन के कारण ही जम्मू कश्मीर इतना खुशहाल है आज के समय में। जम्मू कश्मीर की कमाई का मूल साधन ही भारत की पर्यटन है। भारत का जो टूरिज्म है, उसी के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के जेब भरे रहते हैं। अमरनाथ की यात्रा का समय देख लो आप, तो देखो कितना कमाते हैं वो लोग, बहुत कमाते हैं, बहुत अंधा जिसे कहते हैं ना, उतना कमाते हैं। आगे सुनो, तो ये भी सच है कि हमारी अमरनाथ की यात्रा भी उन्हीं के कारण हो पा रही है। नहीं तो उन दुर्गम क्षेत्रों में चीजों को, सुविधाओं को पहुंचा पाना आसान काम नहीं है भाई, आसान काम नहीं है। ये भी सच है कि उन दुर्गम, अगर आप चले जाओ ना कभी, देख के आओ, क्या सुंदर तो इतना है, जन्नत फेल, इतनी सुंदरता, लेकिन ठंड इतनी है, बर्फ इतनी है, चट्टाने इतनी है, पांव यहां धंस जाता है बर्फ में। उन बर्फों को काट के इन्हीं लोगों ने आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता प्रदान किया, ये भी सच है। और ऊपर तक सुविधाएं पहुंचाई, ये भी सच है। सब कुछ समझ में आई बात? विद्रोही तेवर, और उसके बाद फिर इसके बाद विद्रोही तेवर अपनाती है कश्मीर की जनता। क्या होता है फिर? इसी माहौल में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए। आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली है। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बहरहाल लोग बाग यह मान रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था। लोगों के मन का गुस्सा यह सोचकर और भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही है। इन सब बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ। इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। 1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलनों की गिरफ्त में आ चुका था। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया गया। मतलब कश्मीर को एक अलग राज्य, एक अलग देश बनाने के नाम पर वहां के जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया था, समर्थक प्राप्त कर लिया था कि हमें कश्मीर, क्योंकि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमें कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर हमें अपने
जम्मू कश्मीर का विकास करना है तो हमें इनसे अलग होना पड़ेगा। ये कौन कह रहा था? वहां के उग्रवादी नेता, वहां के उग्रवादी नेता। और इस चीज से उन्होंने जनता को लामबंद भी कर लिया था, एकजुट कर लिया था, और अपने स्वर में स्वर मिलाने के लिए उन्हें मजबूर भी कर दिया था। और फिर कश्मीर का सबसे बड़ा नरसंहार होता है, कश्मीरी पंडितों पर सबसे बड़ा नरसंहार होता है, जिसको सब जानते हैं। सुनना देखिए। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी। कई सालों तक इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना को नियंत्रण रखना पड़ा। 1990 के बाद के समय में इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी। 1996 में एक बार फिर इस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उसने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिल पाया। इस चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। अलगाववाद और उसके बाद, अलगाववाद और उसके बाद मतलब ये उग्रवादी आंदोलनों के बाद फिर उस समय और उसके बाद किस प्रकार की स्थिति रही कश्मीर में, ये भी जान लेते हैं। 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया था। इसने कई रूप लिए और इस राजनीति की कई धाराएं हैं। अलगाववादियों का एक तबका, अंडरलाइन करना, अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, यानी एक ऐसा कश्मीर जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो और ना भारत का। कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है। इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा रहे, लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक आम शिकायत अपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन को लेकर है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग जितनी प्रबल है, उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी अपनी स्वायत्तता को लेकर भी है। तो देखो, कश्मीर में अलगाववाद के 3 चरण हैं। पहला चरण है जो कश्मीर को एक अलग देश ही बनाना चाहता है। दूसरा जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय हो जाए। और तीसरा क्या कहता है कि भारत में ही रहे, लेकिन इसके पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए अपने बारे में फैसले लेने के। और वहीं जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख अलग मांग करता है, क्योंकि लद्दाख ये महसूस करता है कि हमें कोई ध्यान ही नहीं देता, हमें कोई ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए लद्दाख की अपनी डिमांड्स है। इसीलिए तो जब 19 अगस्त में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उससे लिया गया, तो उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिससे कि लद्दाख की समस्याओं को सही ढंग से समझा जा सके और उसका समाधान भी किया जा सके। जो लद्दाख महसूस करता था कि हम पर कोई ध्यान नहीं देता, उस चीज से उसे बाहर निकाला जा सके और लद्दाख का भी सही ढंग से विकास किया जा सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया। ठीक है। शुरुआती सालों में उग्रवाद को लोगों का कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे हैं, क्योंकि सबने देख लिया भाई कि उग्रवाद में लोग मारे ही जाते हैं, अपने ही मारे जाते हैं, कोई बाहर ही नहीं मारा जाता। क्योंकि सेना के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत उग्रवादियों के पास कभी नहीं हो सकती। आप छुपे छुपे काम करोगे, लेकिन सेना खुलेआम काम करेगी। सेना खुलेआम काम करेगी तो इसका मतलब समझते हो आप कि जो अपराध भी नहीं करेगा उसे भी ठोक देगी अपराधी के नाम पर। ये सच है भाई। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। समझ में आई बात? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो सही गलत के साथ सही भी पिस जाता है कभी कभी। तो इसमें सेना की भी गलती नहीं है ना भाई। हर चीज को वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इतना। समझ में आई बात? तो उसी में फिर इस बात को कश्मीर की जनता समझ गई
कि अगर हमें शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो हमें इन उग्रवादियों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तभी हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र विकास कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। और अगर हम इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी नस्लों को समाप्त कर दिया जाएगा और हम भारत की सेना से कभी नहीं लड़ सकते। वो जानते हैं इस बात को, वो समझ गए इस बात को। हम भारत के साथ रहें, भारत का हाथ पकड़े रहेंगे तो हमारा विकास भी होगा और हम भी खुशहाल रहेंगे। इस बात को जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है। इसीलिए आज के टाइम पे वो उग्रवाद से अलग हो गई है और खुद वो ही पकड़वाती है। आज के टाइम पे अगर कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है तो समझ में आई बात। तो अब बदलाव आ गया है। 2010 के बाद कश्मीर में बहुत चीजें बदल गई, बहुत चीजें, समझ में आई बात। केंद्र के विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत शुरू कर दी। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्भाषित करने पर जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय यानी हर तरह की विभिन्नताएं हैं। साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी एक सी नहीं है। एक तरफ इस राज्य में विभिन्नताएं और इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं, तो दूसरी तरफ संघीय और तनाव की स्थितियां भी बददस्तूर कायम है। लेकिन इन सबके बीच राज्य की बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक अधिकांशता अक्षुण्ण बनी हुई है। समझ में? धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक अधिकांशतया अक्षुण्ण बनी हुई है। मतलब इन सब समस्याओं के बावजूद भी कश्मीर अपनी समस्याओं का निपटारा चाहता है और कश्मीर इन सभी समस्याओं से बाहर निकलकर अपना विकास करना चाहता है, सबके साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर। समझ में बात? तो अब आपने समझ लिया 1947 से लेकर वर्तमान समय तक की राजनीति को। अब आज आप जानते हैं आज के टाइम पर कश्मीर पर पूरा होल्ड किसका है? भारत सरकार का है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।